हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सी पैरिस एकेडमी। जैसे कि आप देख सकते हो आज का डेट है 16th ऑफ मई एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @CACP_Assam को फॉलो कीजिए। आफ्टर एवरी एनालिसिस द पीडीएफ इज बीइंग अपलोडेड इन द टेलीग्राम चैनल। Students, if you are interested taking foundation batch, which will be a year-long batch, there are 3 time slots. सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आप yourself enrolled. So pay attention students. So today we will be discussing these 6 topics. जीएस पेपर 3 से हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जीएस पेपर 2 से हम 3 टॉपिक और जीएस पेपर 1 से हम 1 टॉपिक। जैसे कि द फर्स्ट वन न्यूक्लियर वेपन्स एंड IAEA, देन वी विल सी द अनएम्प्लॉयमेंट डेटा ऑफ अप्रैल 2025, then which has been released yesterday. Next we will be discussing बांग्लादेश चाइना एयरवेज की रिसेंटली जो मतलब ये इंटेल इन्फॉर्मेशन है दैट चाइना से कुछ लोग आए हैं बांग्लादेश में, जो चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कुछ एयरबेस बन रहे हैं, तो उसको उसकी निगरानी या फिर नॉट निगरानी, इट्स काइंड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए वो आए हैं। बालूचिस्तान अनरेस्ट, जो रिसेंटली बालूचिस्तान हैज़ क्लेम्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान। Next, we will see the Article 21 and digital access, and last, Bihar total fertility rate and relation to poverty. The first one, IAEA and nuclear weapons. So recently, Defense Minister Rajnath Singh stated that Pakistan's nuclear weapons are unsafe and must come under the supervision of International Atomic Energy एजेंसी। कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है तो दैट इज़ अनसेफ फॉर यूज़ और दैट मस्ट कम अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सो देखते हैं व्हाट इज़ IAEA। सो IAEA विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इट प्रमोट्स पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं फॉर fuel, for electricity, and to prevent any kind of military purpose, for any kind of military escalation including the nuclear weapons को प्रिवेंट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है। ये आपके इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि IAEA क्या हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है वियना इन ऑस्ट्रिया। सो ये आप याद रखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It conducts inspections and verifies nuclear programs under the Non-Proliferation Treaty framework. कि जो कंट्रीज़ ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया है तो उन सब को उस सब कंट्री का वो वेरिफिकेशन करते हैं। ऑलराइट, सो नाउ सी व्हाट इज़ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एक लाइन में अगर आप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी या फिर NPT को समझना चाहते हैं तो उसको ऐसे सुनिए कि जो लोग ये एग्रीमेंट को साइन करेंगे, इस ट्रीटी को साइन करेंगे, वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे। ऑलराइट, तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द NPT आर US, UK, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। ऑलराइट, तो यही 5 देश है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स दी NPT मानता है। तो जो लोग NPT को साइन करेंगे मतलब वो कंट्री भी इन 5 को ही न्यूक्लियर स्टेट्स मानेंगे और वो खुद न्यूक्लियर स्टेट्स नहीं बनेंगे। तो दैट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान जो है वो NPT को उन्होंने साइन नहीं किया है। ऑलराइट, तो NPT का जो सिग्नेचर स्टार्ट कब हुआ, वो 1968 को स्टार्ट हुआ और वो फोर्स में आया 1970 से। इंडियाज़ पॉलिसी, इंडिया का पॉलिसी क्या है? इंडिया का पॉलिसी है कि यस, इंडिया विल बी द न्यूक्लियर इंडिया इज़ द न्यूक्लियर पावर बट नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, कि इंडिया कभी भी फर्स्ट न्यूक्लियर पॉलिसी फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर कोई भी वेपन यूज़ नहीं करेगा। इट मेंटेन्स क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, मतलब जो डेटरेंस है मतलब ये आपका नष्ट करने का जो क्षमता है, द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय इज नोन एज डेटरेंस। तो इंडिया विल मेंटेन कि सबसे कम से कम क्षति इंडिया करे। न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सिविलियन मिलिट्री सेपरेटेड एंड अंडर स्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल। कि मिलिट्री प्रोग्राम और सिविलियन प्रोग्राम में ये 2 न्यूक्लियर जो इशू यूज़ होंगे वो सेपरेट होगा, वो दोनों को मिलाया नहीं जाएगा। पर पाकिस्तान का फॉलो जो है, पाकिस्तान ये नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को नहीं मानता है। मतलब यहाँ पर खतरा क्या है कि हाँ, पाकिस्तान फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर वेपन को वो मार सकता है।
फ्रीक्वेंटली इशूज न्यूक्लियर थ्रेट, जो इंडिया को वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली, और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इंडिया को वो पैसिवली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली न्यूक्लियर थ्रेट्स उसने दिया है, विच हैज़ अ कंसर्न ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, पोटेंशियल इंटरनल इंस्टेबिलिटी एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिस्क। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो अप्रैल 2025 का डेटा फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ऐसे इजीली अगर समझे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब इट इज़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन विच आर नॉट एम्प्लॉयड। पर ये नहीं, आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये लेबर फोर्स कौन सा है, हु इज़ इन लेबर फोर्स। पॉपुलेशन में जो जो लोग काम नहीं करते वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेबर फोर्स में है पर वो काम नहीं कर रहे तो वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट। तो लेबर फोर्स कौन है कि द पीपल एज 15 ईयर्स एंड अबव, जो कि इधर वर्किंग है और या फिर काम ढूंढ रहे हैं। पर ऐसा कोई भी इंसान अगर वो काम नहीं ढूंढ रहा है, ठीक है, मतलब काम भी नहीं कर रहा है और उसको काम चाहिए भी नहीं, तो वो लेबर फोर्स में होगा ही नहीं। तो अगर वो लेबर फोर्स में नहीं होगा तो उसको हम अनएम्प्लॉयड भी नहीं धरेंगे। ठीक है। नाउ अभी जो वर्किंग है वो होगा वर्किंग पॉपुलेशन या फिर वर्क फोर्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क फोर्स इज द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, ऑलराइट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। पर जो लेबर फोर्स में नहीं है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये बात आप प्रीलिम्स के लिए याद रखिए, ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि देयर आर 2 मेथड्स, जनरली 3 मेथड्स। यहाँ पर 2 मेथड मेंशन है कि 2 मेथड है अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने का, एक है करंट वीकली स्टेटस और एक है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में क्या है कि आउट ऑफ 1 ईयर, मतलब आउट ऑफ 365 डेज देखा जाएगा क्या ज़्यादातर दिन लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब जो लोग लेबर फोर्स में है। ठीक है, ज़्यादातर लोग एक साल में 6 महीने से ज़्यादा वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयड है, अगर नहीं कर रहे तो अनएम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू द यूपीएस। करंट वीकली स्टेटस में क्या होगा कि एक हफ्ते में मिनिमम एक दिन क्या लोग बाग एम्प्लॉयड है कि नहीं है। आई रिपीट कि एक हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन क्या लोग एम्प्लॉयड है या नहीं है, अगर है तो एम्प्लॉयड, नहीं है तो अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ऐसे देखा जाता है करंट वीकली स्टेटस या फिर यूपीएस, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। तो ये वीकली है, वीक को लिया जाता है, और ये एक साल को लिया जाता है। सो लेट्स सी द डेटा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखते हैं कि नेशनल अनरिजर्व, ठीक है, तो वहाँ पर आपको 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जहाँ पर मेन 2 और वुमेन 5। यूथ पॉपुलेशन अगर देखते हो दैट इज 15 to 29, दैट मीन्स 13.8% अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन यूथ में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है। तो प्रीलिम्स में जनरली ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो ये डेटा आपका मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये पीडीएफ से आप डेटा लिख लीजिए। नेक्स्ट, बांग्लादेश चाइना एयरबेस। तो रिसेंटली जो न्यूज़ है इंटेलिजेंस इनपुट की इंटेल इन्फॉर्मेशन आया है कि चाइनीज ऑफिशियल्स दे विजिटेड बांग्लादेशी एयरबेस, प्रोजेक्ट साइज जहाँ बन रहा है तो एट लालमोनीरहाट। व्हाट इज द नेम ऑफ द एयरबेस और प्लेस? लालमोनीरहाट, ऑलराइट, विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर और द चिकन नेक कॉरिडोर इन इंडिया। तो लेट्स सी, अगर आप यहाँ पर मैप देख रहे हो तो ये बांग्लादेश और यहाँ पर है आपका लालमोनीरहाट। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये एयरबेस बन रहा है, तो विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द चिकन नेक कॉरिडोर। तो कौन सा है चिकन नेक कॉरिडोर? दिस इज द चिकन नेक कॉरिडोर, ये है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ऑलराइट, जो बहुत ही नैरो है। तो देखिए आप जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, एक बार देखिए चिकन नेक क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ जस्ट मेयर ओनली 22 किलोमीटर वाइड, ऑलराइट, कि अगर आप मतलब ये अगर वेस्ट बंगाल है तो यहाँ से आके ये एकदम ही पतला हो जाता है, फिर वो असम में जाता है। तो ये इसका जो स्पेस है, एरिया है, इट इज़ ओनली जस्ट नॉट एरिया, विथ जो है ये ओनली 22 किलोमीटर है। तो इट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव रीजन कि यहाँ पर अगर कुछ किया जाए, अगर इस एरिया को ब्लॉक कर दे, द होल नॉर्थ ईस्ट इंडिया विल बी कट फ्रॉम द कनेक्टिविटी ऑफ द इंडियन मेन लैंड, तो एकदम अलग थलग हो जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी वल्नरेबल प्लेस which is bordered by Nepal, Bhutan and Bangladesh, which is strategically very vital for the movement of troops and supplies। कि मतलब सोचिए ना, इसको अगर कट कर दिया जाए तो मतलब नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड इंडिया के साथ, बाकी की इंडिया के पार्ट के साथ वो
कनेक्टिविटी नहीं मेंटेन कर पाएगा। तो क्या है कंसर्न, क्या है? द लालमोनीरहाट एयरबेस लोकेटेड इन रंगपुर डिवीजन ऑफ बांग्लादेश अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन बॉर्डर क्लोज टू शिलीगुड़ी कॉरिडोर। मतलब इस जगह से सिर्फ ये जगह सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये हो या फिर एकदम अप्रोप्रिएट जो मैप में दिखाया गया है वो भी नहीं है कि इसी जगह पर कोई कहीं होगा, तो वो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। तो और जो ये एयरबेस है, ये इसको माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 ये एरा का एयरफील्ड है, बहुत ही पुराना एयरफील्ड है। फिर ये इसको रिनोवेट, इसको बनाया जा रहा है न्यू। तो अभी सोचिए अगर चाइना आकर यहाँ पर देख रहा है क्या बन रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज ए चाइनीज़ इंटरेस्ट। ठीक है, और चाइना के साथ अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा कुछ अनबन चल रहा है, छोटा मोटा कुछ भी बॉर्डर क्लैश तो चल ही रहा है। सो स्ट्रेटेजिकली मतलब इंडिया को वो टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी इंडिया के पार्ट से क्या, इंडियन डिफेंस एजेंसीज आर क्लोजली मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट्स। कंसर्न्स इंक्लूड द पोटेंशियल डुअल यूज ऑफ बेस सिविलियन एंड मिलिट्री। मतलब जो एयरबेस है ये मिलिट्री के लिए भी यूज़ किया जाएगा, सिविलियन के लिए भी यूज़ किया जाएगा, तो वो एक बड़ा कंसर्न है। पॉसिबिलिटी ऑफ बेस बीइंग यूज्ड फॉर चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी एक्सेस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और मॉनिटरिंग इंडियन मिलिट्री मूवमेंट्स। ठीक है, तो मतलब इंडिया के ऊपर नज़र रखने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए, चाइना को हेल्प करने के लिए ये लालमोनीरहाट एयरबेस बन रहा है। ऑलराइट, सो लाइक चाइना और बांग्लादेश का क्या रिलेशन है, अब अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि चाइना इज़ द मेजर आर्म्स सप्लायर टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में ज़्यादातर जो आर्म्स एंड एमुनिशंस है इट गोज फ्रॉम चाइना। कोऑपरेशन इंक्लूड्स मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अंडर द करंट रिजीम इन ढाका डिफेंस टाइज विद बीजिंग हैव डिपेंड। ठीक है, बांग्लादेश में जब क्राइसिस स्टार्ट हुआ, शेख हसीना को जब वो उन्होंने मतलब तख्ता पलट किया और मोहम्मद यूनिस जब गद्दी में बैठा, उसके बाद चाइना के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध वो बना रहे एंड गेटिंग वेरी वेरी हॉस्टाइल फ्रॉम इंडिया। लेट्स सी द वेरी पॉपुलर न्यूज़ नाउ डेज ओवर द सोशल मीडिया, दैट इज बलूचिस्तान अनरेस्ट। कि बलूचिस्तान हैज़ क्लेम्ड एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। अपने आप को उसने पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अभी भी इट इज़ ट्रू दैट अभी भी कोई कंट्री ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जब तक रिकॉग्निशन नहीं होगा तब तक वो इंटरनेशनली एक कंट्री माना नहीं जाएगा। ठीक है, बस उसने अपने आप को क्लेम किया है और डिक्लेयर किया है कि भाई वो पाकिस्तानी लॉज नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते तो ये अनरेस्ट जो अभी फर्स्ट अगर आप बालूचिस्तान का मैप देखते हो तो ये तो पाकिस्तान का मैप है, इंडिया और पाकिस्तान। तो बालूचिस्तान जो है ये वाला जो एरिया है ये इट इज़ द बालूचिस्तान एरिया। ऑल राइट, इट इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। बहुत बड़ा एरिया है। अगर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर ले तो पाकिस्तान विल लूज अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी। सो जो बालूचिस्तान कब पाकिस्तान का पार्ट बना, इन 1948 जब बालूचिस्तान को पाकिस्तान ने ये एसेस किया था, एसेशन कर लिया गया था। एक्चुअली जो बालूचिस्तान है वो इट इज़ क्लेम कि वो ट्राइबल डोमिनेटेड है और बहुत से ट्राइबल लीडर्स नोटेबली द खान ऑफ कलात उन्होंने इनिशियली इस एसेशन को अपोज किया था। फिर भी मतलब थ्रू द यूज़ ऑफ फोर्स उसको एसेशन किया गया। तो ट्राइबल आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी, जैसे कि वहाँ पर मैंने बोला स्ट्रॉन्ग ट्राइबल स्ट्रक्चर्स है, दे डिज़ायर फॉर ऑटोनॉमी हैन एग्जिस्टेड सिंस इंडिपेंडेंस। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो है कि वहाँ पर पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान इज़ नॉट फ्रॉम द बालूचिस्तान। बालूचिस्तान से बहुत से कम लीडर्स को पाकिस्तानी गवर्नमेंट में चांस दिया गया, उनके आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा कम सुना गया है। नेक्स्ट कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। कि बालूचिस्तान जो रीजन है वो इकोनॉमिकली रिच है बिकॉज इट इज़ मतलब कोस्टल एरिया उसके बहुत ही करीब है। उसके रिसोर्स को यूज़ करके पाकिस्तान अलग अलग जगह पर वो अपने डेवलपमेंट्स, मतलब खाक डेवलपमेंट, पता नहीं क्या डेवलपमेंट करे, जो भी है तो डेवलपमेंट बालूचिस्तान के रिसोर्सेज से वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अंडर डेवलपमेंट, अगर फिर से मैं बोलूँगा कि कोई खाक डेवलपमेंट हुआ होगा, पर जो भी हुआ है XYZ डेवलपमेंट, तो उसमें बालूचिस्तान में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और एज दे आर डिफरेंट कल्चर इन बालूचिस्तान, so there is repeated human rights violations. So these are the reasons due to what Balochistan was demanding independence from Pakistan. ऑलराइट, तो पाकिस्तान में बालूचिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव आर्मी जो है वो है बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी,
तो वो एक्चुअली इट इज़ द बैंड ग्रुप फ्रॉम पाकिस्तान. It is the most prominent separatist group designated a terrorist group by Pakistan, UK and US, but not by India. Engages in bombings, assassinations and attacks on infrastructure and security forces. Next, Article 21 and digital access. तो यहाँ पर आज एक आर्टिकल आया है कि does Article 21 includes right to digital access? तो देखते हैं what is it. तो उसका एनालिसिस है. तो द फर्स्ट थिंग कि द फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि क्या डिजिटल एक्सेस कि लोग जो डिजिटली या फिर इंटरनेट को जो एक्सेस कर रहे हैं क्या ये आर्टिकल 21 के अंदर आएगा कि नहीं आएगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 30, 2024 को एक जजमेंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अ लैंडमार्क डिसीजन डेटेड दिस हेल्ड दैट द राइट टू डिजिटल एक्सेस इज एम्बेडेड विद इन आर्टिकल 21. तो आर्टिकल 21 क्या है? इट इज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू डिजिटल एक्सेस ये आर्टिकल 21 में एम्बेडेड है, उसको अलग करके एक्सप्लेनेशन या फिर अलग से कोई सेक्शन प्रोविजन उसका नहीं चाहिए. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इट इज एम्बेडेड, वो उसको लेकर ही चल रहा है कि हाँ द राइट टू डिजिटल एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट. So what is the issue actually? The issue is regarding digital KYC framework. KYC का फुल फॉर्म क्या है? Know your consumer. Alright, तो डिजिटल KYC फ्रेमवर्क तो क्या है? द करेंट डिजिटल KYC प्रोसेस क्या रिक्वायर करता है आपको पता ही होगा. क्लिकिंग सेल्फीज, रीडिंग फ्लैशिंग कोड्स, रियल टाइम वीडियो आइडेंटिफिकेशन. तो ऐसे करके आप डिजिटली KYC अपना कर सकते हो. नाउ अभी इशू जो हुआ है, इशू जो है कि अगर क्लिकिंग सेल्फी हो या फिर रियल टाइम वीडियो आइडेंटिफिकेशन हो, नाउ द इशू इज रिगार्डिंग दोज हु आर ब्लाइंड इंडिविजुअल्स, मतलब डिफरेंटली एबल्ड या फिर जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स है उनको लेके इशू है, क्योंकि दे हैव अ लैक ऑफ स्क्रीन रीडर कंपैटिबिलिटी. ऑलराइट, बिकॉज अगर कोई ब्लाइंड हो या फिर उस जो लाइक क्लिकिंग सेल्फीज हो या फिर आई ब्लिंक करना होता है, दैट मे नॉट बी पॉसिबल बाई दोज हु आर ब्लाइंड. एंड जो फेस रिकग्निशन है वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स का फिर क्या होगा? उनका तो फेशियल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज हो चुका होगा. नो ऑडियो क्यूज और फॉर कैमरा अलाइनमेंट, कोई भी प्रकार का ऑडियो क्लू मतलब उसमें इंक्लूड नहीं किया गया. नो एक्सेप्टेंस ऑफ थंब इम्प्रेशन और नॉन विजुअल आईडीज. ठीक है, जो लोग एसिड अटैक सर्वाइवर्स है या फिर ब्लाइंड है तो वो लोग जो सेल्फी हो या फिर रीडिंग द फ्लैश कोड्स उनसे वो पॉसिबल नहीं होगा. और रियल टाइम वीडियो आइडेंटिफिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द एसिड अटैक सर्वाइवर. तो उनके लिए क्या? तो ना ही कोई ऑडियो रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस दिया गया है, ना ही थंब इम्प्रेशन को डिजिटल KYC में एक्सेप्ट किया जाता है. ऑलराइट, तो ये है द इशू. ठीक है, तो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? तो आप जो यहाँ पर स्टडी कर सकते हो दैट इज राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जहाँ पर इट अडॉप्ट्स अ सोशल बैरियर अप्रोच टू डिसेबिलिटी. ठीक है, डिसेबिलिटी को जो है एक सोशल बैरियर के हिसाब से देखा जाएगा और उसको रिमूव करने के लिए जो भी गवर्नमेंट विल बी टेकिंग एनी प्रोएक्टिव एक्शंस गवर्नमेंट मस्ट टेक. It defines disability as a result of impairments and attitudinal and environmental barriers. तो ये definition है according to the Act of Disability. Section 42 of the Act it mandates government to ensure access to all forms of media. कि इन सब लोगों के लिए Section 42 ये mandate करता है गवर्नमेंट को कि आपको हर एक फॉर्म ऑफ मीडिया को लेना चाहिए to ensure the access, जैसे कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, कैप्शनिंग एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स. Next, it is the last news for today, that is Bihar TFR, total fertility rate. Total fertility rate का recently डेटा निकाला गया है, तो that I have discussed in the last analysis. तो बिहार में हमने सबसे ज़्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट देखा है जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है. तो व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन बिहार हाई TFR एंड पॉवर्टी? तो ये भी एक आर्टिकल आया है आज न्यूज़पेपर में, इज बिहार हाई रिप्लेसमेंट रेट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी. क्या पॉवर्टी के वजह से बिहार में TFR है? तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो TFR क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फिर भी आज हम देखते हैं कि इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वोमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स. कि एक वोमेन जो 15 से 49 ईयर्स के अंदर है
तो वो अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में एवरेज कितने बच्चे को वो जन्म देने वाली है, दैट इज़ नोन एज टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया में जो रिप्लेसमेंट रेट है दैट इज़ 2.1, बट इंडिया ने जो अचीव किया है वो है 2.0। नेक्स्ट इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। वो क्या है? एक एनुअल डेमोग्राफिक सर्वे है बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये याद रखिए, इट इज़ बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि फर्टिलिटी को ट्रैक करता है, मोर्टेलिटी को ट्रैक करता है एंड अदर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट एट्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच इज़ रिलीज बाय नीति आयोग, पर इसका डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन किसी और एनालिसिस में हम करेंगे, पर आज हम TFR को देखेंगे। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब जो है कि आप पॉवर्टी, अगर एक फैमिली पॉवर्टी में है तो वो उस पॉवर्टी के लिए क्या क्या ज़िंदगी के क्या क्या चीज़ों में वो वंचित है, वो अभी भी उनको एन्जॉय यूज़ नहीं कर पा रहे। दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और इन अदर वर्ड्स, ड्यू टू पॉवर्टी व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस दैट हैज़ बीन थ्रेटेंड ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसका एक इंडेक्स आता है, उसको नीति आयोग रिलीज करता है। नाउ व्हाई इज बिहार TFR हाईएस्ट इन इंडिया? ऑलराइट, तो इतना ज़्यादा बिहार का TFR हाईएस्ट क्यों है? दैट इज़ योर 3.4 बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से। देन अर्बन रूरल डिवाइड, कि अर्बन और रूरल में जो है वो यहाँ पर एक डिवीजन है, पर ये फर्टिलिटी रेट जो है वो तो एवरेज पूरा का पूरा बिहार में है पूरा। तो अर्बन एरियाज़ में आपको क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे कि देयर मे हैव लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बट रूरल इंडिया में, रूरल बिहार में वहाँ ज़्यादा नंबर्स होते। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर एक ये वाला पॉइंट आप देखिए, ओनली 49.6% ऑफ वुमेन इन बिहार कंसिडर 2 चिल्ड्रन। ठीक, आइडियल, मतलब पूरे बिहार में ओनली 50% से कम महिलाएं वो सोचती है कि 2 बच्चे ठीक है। पर नेशनली अगर आप देखते जाओ वो 67% है। तो मोर देन 50% ऑफ बिहार वुमेन दे थिंक कि 2 से ज़्यादा बच्चा वो ठीक है, 2 बच्चे वो आइडियल नहीं है और ज़्यादा बच्चे चाहिए होता है। ठीक है। तो जैसे कि फर्टिलिटी बिहेवियर इज कॉन्शियस चॉइस, फर्टिलिटी बिहेवियर इज ए कॉन्शियस चॉइस, मतलब ये इट इज़ अ वॉलेंट्री एक्शन कि लोग कितने बच्चे प्रोड्यूस करेंगे दैट इज़ अप टू देम। ठीक है। तो वो एक सोशल मैटर, सोशल इशू उसको नहीं मानते। रोल ऑफ मदर इन लॉ इन फैमिली प्लानिंग डिसीजन रेस्ट्रिक्ट्स ऑटोनॉमी इन वुमेन, कि द मदर इन लॉ इन अ फैमिली, इन बिहार फैमिली, कि दे हैव अ वेरी प्रोएक्टिव रोल, दे विल सजेस्ट कि उनको बच्चे कितने पैदा करने चाहिए। तो जिसको हम पीयर प्रेशर भी कह सकते हैं, उस पीयर प्रेशर के अंदर 2 बच्चे से ज़्यादा रिप्रोड्यूस हो जाते। सो सोशल स्ट्रक्चर्स जो है बिहार के, जो सोशल स्ट्रक्चर्स है अभी भी, वो आशा वर्कर्स जो कि ये अवेयरनेस कैंपेन जो ये स्प्रेड करते कि 2 बच्चे सही है, उससे ज़्यादा बच्चे इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम, इट विल लीड टू पॉवर्टी। ऑलराइट, तो पॉवर्टी की वजह से भी तो इट इज़ अ साइकिल एक्चुअली, कि पॉवर्टी की वजह से TFR हाई होता है और TFR हाई होने की वजह से पॉवर्टी होता है, एंड द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग ऑन। ऑलराइट, देन देयर इज़ अनदर रीज़न, सन प्रेफरेंस या फिर सन मेटा प्रेफरेंस, कि अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत से फैमिलीज़ हैं अभी भी वो पुरुष को ज़्यादा महत्व दे रहे, कि अगर कोई एक फैमिली में 2 बेटियाँ जन्म हुई है तो उनको बेटे चाहिए, तो दैट इज़ नॉन एज सन मेटा प्रेफरेंस। तो ड्यू टू दैट द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है। सो दिस वॉज योर एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स डू attempt the MCQs that has been given in this series. तो ये question number 1, 2 और these are the 3 and 4. So if you read the questions carefully and give your answers in the comment section. So students, it's another call that if you want our smart books, there are 17 smart books from CSEP IAS Academy, well crafted for your prelims, 10 number and 7 number books for your mains. तो आपको अगर ये किताब देखना है, आपको इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर लिसनिंग टू द एनालिसिस, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट मी टू से इन द एनालिसिस, कि आपको और भी ज़्यादा इन डेप्थ चाहिए और क्या चाहिए, व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी और फ्रॉम CSEP IAS Academy। आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बोलिए। और इट्स माई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर CSEP IAS Academy YouTube channel. Do like the video if you have really liked the analysis. Thank you so much. Take care.